मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे फाइनेंस प्रॉब्लम सोल्व हो सके, फिर मुझे अचानक ये वीडियो दिखी। अगर आपको सोते हुए भी इनकम जनरेट करना है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। रिच डैड पुअर डैड। और फिर क्या था, मैंने अपनी दुकान यानी कि अमेज़न से इसे ऑर्डर कर दिया और लगातार 5 दिन का वेट करने के बाद ये ज्ञान का भंडारा मेरे हाथ लगा। तो फिर लगातार 3 मंथ तक इस बुक को रीड करने और 1 साल के रिवीजन करने के बाद मैंने सोचा कि इसका ज्ञान आप तक भी शेयर किया जाए। लेकिन ये वीडियो को देखने का ये मतलब नहीं है कि इसे रीड नहीं करोगे, इसी में असली ज्ञान का भंडार है, तो इसे तो रीड करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि इस वीडियो को बिना देखे यहाँ से भाग जाओगे, और यदि ऐसा किया तो एक स्पेशल पॉइंट आप मिस कर जाओगे। स्पेशल पॉइंट? कैसा स्पेशल पॉइंट? ओके बताता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें इस बुक में झांकना पड़ेगा। चलो झांकते हैं। अरे अरे ये वाला झांकना नहीं, ये वाला झांकना। अच्छा तो चलो झांकते हैं। चलो भाई हो गया काम, मैंने तो झांक लिया, अब आपकी बारी। अरे रुको रुको, परेशान ना हो, मैं इस बुक के कुछ बुलेट पॉइंट बता देता हूँ जिससे मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है। नंबर 1, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ये लाइन सुनने में तो बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी इजी भी नहीं है जितना आप सोच रहे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का मतलब। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टी कियोसाकी, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क पता होना चाहिए। एसेट्स वो जो हमारे लिए काम करते हो, लायबिलिटीज वो जो हमारी लगातार जेब ढीली करते चले जाते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। पहले 2 बॉक्सेस में इनकम और एक्सपेंस है। इनकम यानी कि हमारी कमाई और एक्सपेंस यानी कि हमारी जरूरत, जैसे कि घर का किराया, घर का खर्चा। और नीचे वाले 2 बॉक्सेस में एसेट्स और लायबिलिटीज काउंट की जाती है। एसेट्स यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, रेंटल इनकम और स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और लायबिलिटीज यानी कि वो चीजें जिनकी हमें खास जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार को लोन पे खरीद लेना, फोन को EMI पे खरीद लेना। तो जैसे कि हमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि हमें एसेट्स खरीदने चाहिए, लायबिलिटीज नहीं, क्योंकि एसेट्स इनकम का सोर्स है, लायबिलिटीज एक्सपेंस का। ये तो सबको पता है, कुछ और बता। कैश फ्लो पैटर्न, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच, तीनों का अलग अलग टाइप का कैश फ्लो पैटर्न होता है। मतलब चलो एक एक करके समझते हैं। पहला है पुअर क्लास कैश फ्लो पैटर्न। इस कैश फ्लो पैटर्न में एसेट्स और लायबिलिटीज वाला बॉक्स होता तो है, लेकिन उसका होना या ना होना एक बराबर है। यानी कि उन लोगों की सैलरी या इनकम होती तो है, लेकिन वो डायरेक्ट एक्सपेंस वाले बॉक्स में होकर चली जाती है, और उस एक्सपेंस में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता। दूसरा है मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न। मिडिल क्लास यानी कि हम लोगों की सैलरी या इनकम आती तो है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता वो कब खत्म हो जाती है। वो पैसे हमारे पास इकट्ठे हो ही नहीं पाते हैं। हालांकि हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ चली गई, और हम उन पैसों को रोक ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी इनकम तो होती है लेकिन हम उससे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, जैसे कि कार लोन, मोबाइल फोन की EMI, जो कि हमारे पैसे कभी नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी जेब से पैसे निकालते चले जाते हैं यदि हम उनका अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो। अब सबके लिए लायबिलिटीज अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे लिए ये कैमरा यानी कि मेरा स्मार्टफोन, ये लायबिलिटीज नहीं है। मेरे लिए ये लैपटॉप, ये मेरी लायबिलिटीज नहीं है, ये मेरे लिए एसेट का काम करते हैं। और जो लोग अपने इक्विपमेंट का अच्छे से यूज नहीं करते हैं, उनके लिए वो डेफिनेटली लायबिलिटीज ही है। और हम मिडिल क्लास वालों का कैश फ्लो कुछ ऐसा दिखता है। हमारी इनकम होगी, उससे हम लायबिलिटीज खरीदेंगे और लास्ट में वो पैसे हमारे एक्सपेंस में खत्म हो जाएंगे, और इन सब के बीच में हम कहीं ना कहीं हमारे एसेट्स भूल ही जाएंगे। तीसरा और लास्ट है रिच कैश फ्लो पैटर्न। अब इनका कैश फ्लो पैटर्न बहुत सिंपल सा दिखता है। ये बनाते हैं पैसे से पैसे। ये चारों बॉक्सेस को अच्छे से यूज करना जानते हैं। जैसे कि उनकी इनकम होती है, उससे एसेट्स खरीदते हैं, और उस एसेट से दोबारा से इनकम होती है, और उससे जो बहुत सारा पैसा आता है तो उसको वो लायबिलिटीज़ में खर्च करते हैं। और लेकिन वो लायबिलिटीज़ उनके लिए एक्चुअल लायबिलिटीज़ नहीं होती, उनके लिए वो एसेट्स होता है। और फिर लास्टली वो पैसे एक्सपेंस में जाते हैं। हमें ये लगता है कि पैसे कमाना सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन उस पैसे को मैनेज करना, उसे बनाए रखना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। सेकंड चीज जो हमने इस बुक से सीखी है वो है सेल्स। एक ऐसा काम जो हम में से 80% लोग करना नहीं चाहते हैं। तो चलो इस बुक में लिखी एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार रॉबर्ट टी कियोसाकी का इंटरव्यू लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है। वो इंटरव्यू बहुत लंबे टाइम तक चलता है, और वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद में वो जर्नलिस्ट रॉबर्ट टी कियोसाकी से पूछती है कि सर मुझे भी आपकी तरह बेस्ट सेलर बनना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। फिर रॉबर्ट ने रिपोर्टर के आर्टिकल्स देखे और वो देख के बोले कि आपके आर्टिकल काफी अच्छे हैं, वो तो बेस्ट राइटर भी हैं, आप इतना अच्छा लिखते हो, उसके बाद भी आप बेस्ट सेलर नहीं बन पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। और ये सुनकर रिपोर्टर गुस्सा हो गई। उसका ये मानना था कि मैं दुनिया के सारे काम कर लूंगी, लेकिन कभी सेल्स पर्सन नहीं बनूंगी। फिर रॉबर्ट ने उन्हीं रिपोर्टर का नोटपैड उठाया और उसकी तरफ देखते हुए बोले कि बताइए इसमें मेरे नाम के आगे क्या लिखा हुआ है। तब रिपोर्टर ने बोला बेस्ट सेलर। तो रॉबर्ट बोलते हैं एग्जैक्टली
मैं भी यही आपको बताना चाह रहा था कि मैं बेस्ट सेलर हूँ, बेस्ट राइटर नहीं। और यदि आपको भी सेल्स की ये कला आती है तो आप बेस्ट राइटर के साथ साथ बेस्ट सेलर भी बन पाएंगी। अब क्योंकि अच्छा काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन यदि वो काम लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर उस काम को करने या ना करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो बस इसी के लिए हमें सेल्स सीखना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई सेलिंग स्किल इज द बेस्ट स्किल इवन। वो जो हम स्टार्टिंग में स्पेशल लेसन की बात कर रहे थे, चलो उसे समझते हैं, जो है डोंट वर्क फॉर मनी। 9 साल की एज में रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अपने ही क्लासमेट के घर पे हो रही पार्टी पे नहीं बुलाया गया, क्योंकि इन दोनों के पास में पैसे नहीं थे, ये लोग अमीर नहीं थे। तो तभी से उन लोगों ने ठान लिया कि हमें अमीर बनना है। तो रॉबर्ट अपने पुअर डैडी से पूछते कि डैडी अमीर कैसे बनते हैं। तो डैडी ने बताया कि बेटा हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा और पैसे के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम कहीं ना कहीं अमीर बन पाएंगे। तो ये सुनकर रॉबर्ट निराश हो गए, क्योंकि वो छोटे थे और वो उस टाइम पे कहीं काम भी नहीं कर सकते थे। तो ये देखकर पुअर डैडी ने बोला कि इस क्वेश्चन का आंसर माइक के पिता ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। तो रॉबर्ट और माइक दोनों अमीर डैडी के पास चले जाते हैं, यानी कि माइक के डैडी के पास में चले जाते हैं और उनसे ही सेम यही क्वेश्चन करते हैं। अमीर डैडी का आंसर आता है कि मैं आपको सिखा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी दुकान पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको सैलरी भी दूंगा। और रॉबर्ट और माइक ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें हर हाल में अमीर बनना था। और तब से वो हर वीक अपने अमीर डैडी की स्टोर पे काम करने जाते हैं। रॉबर्ट और माइक पहले वीक अपने काम के लिए गए, लेकिन वहां पर अमीर डैडी ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। दूसरा वीक हुआ, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, और तीसरे वीक में भी उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। लगातार ऐसे ही टाइम बीतता चला जा रहा था, हफ्ते बीतते चले जा रहे थे। तो रॉबर्ट का सब्र का बांध टूट गया, वो गुस्सा होने लगे, क्योंकि आखिरकार ये अमीर डैडी हमें कुछ सिखा क्यों नहीं रहे। अब क्योंकि उन्हें सैलरी भी बहुत कम मिल रही थी, जिससे वो अमीर हो ही नहीं सकते थे, तो वो अमीर डैडी के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें ये जॉब करनी नहीं है, क्योंकि आप हमें कुछ सिखा नहीं रहे हो और इतने कम पैसे के लिए हम काम कर नहीं सकते। तब अमीर डैडी ने बताया कि मैं तुम्हें पहले वीक से यही सिखा रहा हूँ कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि स्किल्स के ऊपर काम करना है। तो फिर क्या था, रॉबर्ट और माइक ने सीखते सीखते एक बिजनेस आइडिया बनाया। उस बिजनेस में रॉबर्ट और माइक दोनों ने रद्दी से बहुत सारी कॉमिक्स खरीदी और उसे अपने घर पे रख लिया, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी बना ली जहाँ पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड एडमिशन देने लगे। उस टाइम पे किसी भी लाइब्रेरी में सब्सक्रिप्शन बेस्ड एडमिशन नहीं थे, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा, उनका एडमिशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन बढ़ता गया। अब वो भले ही उस लाइब्रेरी में हो या नहीं हो, वहाँ पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनके पैसे लगातार आ रहे थे, उनका बिजनेस लगातार चल रहा था। तब उन्होंने सीखा कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना है, ताकि उससे और ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ती चली जाए। ओके, तो कंक्लूजन तो हम नहीं देंगे, ऑलरेडी आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिल चुका है। एग्जैक्टली। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब टू द विशु टॉक। दिस इज विशु शाइनिंग ऑफ।